हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना गोयल और मेरे चैनल का नाम है सपना गोयल 1985। इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th NCERT बुक का हिस्ट्री लेसन 4 द मुगल एम्पायर। एंड डियर चिल्ड्रन, ये चैप्टर इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये है इमेज दिल्ली के रेड फोर्ट की। बहुत साल पहले यहाँ पे मुगल एम्परर्स ने निवास किया था। मगर ये मुगल्स थे कौन? ये अगर वंशावली में देखा जाए तो मुगल्स बहुत ही बड़े वंश को बिलोंग करते थे। अपनी माँ की तरफ से वो गेंगीज खान के वंश को बिलोंग करते थे और अपने फादर की तरफ से वो तैमूर के वंश को बिलोंग करते थे। गेंगीज खान ने रूल किया था मंगोल ट्राइब्स पे, जो मंगोलिया से बिलोंग करती है, चाइना पे, सेंट्रल एशिया पे। एंड तैमूर ने रूल किया था ईरान, इराक और आज जिसे हम टर्की कहते हैं उस एरिया पे। अब ये वंशावली को बिलोंग करने का मतलब क्या है, ये हम समझ सकते हैं इस फैमिली ट्री से। ये है फैमिली ट्री बाबर का। बाबर के वंश में सबसे पहले आए थे तैमूर, फिर उनका बेटा मिरान शाह, फिर उनका बेटा सुल्तान मोहम्मद, फिर उनका बेटा सुल्तान अबू जैद, और उसके बाद आए उमर शेख मिर्जा, और उसके बाद आए बाबर। और मुगल रूल की शुरुआत हम मानते हैं बाबर के रूल से। सो मुगल्स अपने पिता की तरफ से वंशज थे तैमूर के, और इसी तरह से वो अपनी माताजी की तरफ से वंशज थे गेंगीज खान के। बट मुगल्स हमेशा अपने आप को तैमूर के वंश का बताते थे। वो कभी भी अपने आप को गेंगीज खान या मंगोल्स से एसोसिएट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गेंगीज खान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने बहुत लोगों का कत्ल करवाया, इसलिए वो बड़ा इनफेमस था। और उज़्बेक्स, जो कि एक मंगोल ट्राइब है, वो मुगल्स की कंपेटिटर थी, यानी कि मुगल्स के दुश्मन थे। सो अपने ही दुश्मन से दोस्ती करना कुछ अजीब सा लगता है। सो क्योंकि वो मंगोलिया को बिलोंग करते थे, जो कि मुगल्स का कंपेटिटर थे, और क्योंकि गेंगीज खान ने बहुत लोगों का कत्ल करवाया था, इसलिए मुगल्स को उनका वंश कहा जाना पसंद नहीं था। ये देखिए मुगल्स की वंशावली। सबसे पहले मुगल रूलर जो थे वो थे बाबर। डियर चिल्ड्रन, अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, और इब्राहिम लोधी के हारते ही दिल्ली सल्तनत का रूल खत्म हो गया था, और उसके बाद से शुरू हुई थी मुगल एम्पायर। तो सबसे पहले रूलर थे बाबर। उसके बाद आए हुमायूं। उन्होंने 1530 से लेकर 1540 तक रूल किया, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए शेरशाह सूरी और उनके बेटे ने रूल किया 15 सालों तक। उसके बाद 1555 में दोबारा हुमायूं अपनी ताकत को आजमाया उन्होंने, और दोबारा पावर में आए। 1 साल उन्होंने रूल किया। उसके बाद अकबर आए 1556 से लेकर 1605 तक। उसके बाद जहांगीर, देन शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब जो थे वो थे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, यानी कि मुगल रूलर्स में जो सबसे ताकतवर रूलर्स रहे उसमें औरंगजेब लास्ट रूलर थे। औरंगजेब के बाद बहुत सारे और मुगल एम्परर्स भी आए, और उसमें लास्ट थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री बुक में। आइए जानते हैं कुछ बाबर के बारे में। बाबर ने रूल किया 1526 से 1530 कॉमन एरा तक। उन्होंने फरगाना पे राज किया जब वो सिर्फ 12 साल के थे। फरगाना उज्बेकिस्तान में है, और 1495 में वो राजा बन गए थे। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, उन्होंने बहुत रिबेलियन फेस किया अपने ही रिलेटिव से, और उन्हें अपना ये एंसेस्ट्रल थ्रोन छोड़ना पड़ा, क्योंकि दूसरे मंगोल ग्रुप उज्बेक्स पावर में आ गए थे। और बहुत सालों तक वो खोजबीन करते रहे, इधर से उधर भटकते रहे। उसके बाद फाइनली काबुल के ऊपर उन्होंने 1504 में रूल किया। उसके बाद 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और कैप्चर किया दिल्ली एंड आगरा। एंड उसके बाद ही फाउंडेड मुगल एम्पायर। ये इस मैप में हम देख सकते हैं मंगोलिया, जो कि चाइना के जस्ट ऊपर है, और उज्बेकिस्तान जो कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसका। मंगोल्स जो ट्राइब थी वो मंगोलिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के एरियाज को बिलोंग करती थी। अगर आप मुगल रूलर्स के कैंपेन्स और उनके इवेंट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बुक के ये टेबल 1 को रीड कर सकते हैं। ये देखिए, ये है मैप जो ये दिखा रहा है अकबर और औरंगजेब ने कहाँ कहाँ तक अपनी मिलिट्री और अपना रूल फैलाया।
नेक्स्ट टॉपिक है कि मुगल्स किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को बंटवारा करते थे। मुगल्स प्राइमोजेनेचर के रूल में बिलीफ नहीं रखते थे। इसका मतलब है वो सिस्टम जहां पे कि सबसे बड़े बेटे को प्रॉपर्टी मिलती है फादर की। रादर मुगल्स उस कस्टम में बिलीव करते थे जिसका नाम था कोपार सेनरी। इसका मतलब है सारे ही बेटों में प्रॉपर्टी को बांटा जाए। तो इसका मतलब है मुगल एम्पायर में कभी भी कोई बेटा खाली हाथ नहीं रहता था, मगर ऑफ कोर्स जो मुगल एम्परर होगा वो सिर्फ एक ही हो सकता है। आइए जानते हैं मुगल्स के रिश्ते कैसे थे दूसरे इंडियन रूलर्स के साथ। मुगल्स ने लगातार उन इंडियन राजाओं के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी जिन्होंने मुगल्स के अधिकार को, उनके प्रभुत्व को, उनकी सुप्रीमेसी को मानने से मना कर दिया था। लेकिन बहुत सारे इंडियन रूलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने मुगल्स को अपनी मर्जी से ज्वाइन कर लिया, और कई राजपूत राजाओं ने मुगल्स के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए अपनी बेटियों की शादी उनके साथ करा दी। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे जोधाबाई को, जिनकी शादी अकबर के साथ हुई। वो आमेर की प्रिंसेस थी, और फिर उनका बेटा हुआ जहांगीर, जिस उसकी भी शादी हुई मारवाड़ की प्रिंसेस, राजपूत प्रिंसेस के साथ। और इन रिटर्न ये शादियों के जो संबंध थे, इसके अंदर जो राजपूत राजा थे उनको बहुत हाई पोजीशंस मिली मुगल कोर्ट में, उनको मनसाबदारी मिली, सूबेदारी मिली। लेकिन सारे राजपूत राजाओं ने मुगल्स की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं की, और उसमें से एक बहुत ही शानदार वंश जो था वो था सिसोदिया राजपूत का। आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप का। वो एक सिसोदिया राजपूत थे और उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। और मुगल्स में एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने उन राजाओं को भी बड़ी इज्जत के साथ ट्रीट किया जो उनसे हार गए थे। अगर हारे हुए राजाओं ने मान लिया मुगल्स की सुप्रीमेसी को, तो उनकी किंगडम उनको वापस दे दी जाती थी, और उसको कहा गया वतन, एज असाइनमेंट, यानी कि उनका राज्य उनको वापस दिया गया है, अब उस राज्य पे उनको रूल करना है, और उसमें से जो टैक्स कलेक्शन होगा उसका काफी बड़ा हिस्सा उनको मुगल्स को देना होगा। नाउ ये है नेक्स्ट टॉपिक कि मुगल राजा अपना राज्य कैसे चलाते थे। इसमें हम पढ़ेंगे मनसाबदारी, जमींदारी एंड सूबेदारी सिस्टम के बारे में। शुरुआत करते हैं मनसाबदारी सिस्टम से। अब ये मनसाबदार थे कौन? जिन्होंने मुगल सर्विस को ज्वाइन किया उनको मनसाबदार कहा गया। मनसाबदार का मतलब है वो इंसान जिसके पास एक मनसाब है। मनसाब का मतलब है कोई पोजीशन या कोई रैंक। और जितने भी मनसाब थे दे उनको बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से अपॉइंट किया गया, यानी कि टर्किश, ईरानी, अफगानी, राजपूती लोग, मराठा लोग भी मनसाबदार बने मुगल एम्पायर में। हर मनसबदार की एक फिक्स्ड रैंक होती थी, एक फिक्स्ड सैलरी होती थी, और उसकी कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ये रैंक और सैलरी कितनी होगी, बिकॉज मनसबदार तो बहुत सारे थे, तो ये डिटरमाइन किया जाता था एक न्यूमेरिकल वैल्यू से जिसको कहा जाता था जात। जितनी ज्यादा जात होगी उतनी ही ज्यादा एक मनसबदार की सैलरी या पोजीशन होगी। यानी कि अगर किसी नोबल की जात है 5,000, तो उसकी रैंक, उसकी सैलरी हायर है उस नोबल से जिसकी जात है 1,000। और हर सिविल या मिलिट्री ऑफिसर को एक मनसब दिया जाता था, यानी कि अगर कोई सेनापति है या कोई टैक्स का ऑफिसर है या कोई और मिनिस्टर है, उन सबके अपनी अपनी एक मनसब होती थी। और इवन लेकिन जो कुक्स हैं या सोल्जर्स हैं, ये मनसबदार्स नहीं थे, क्योंकि इनको मिलिट्री मेंटेन नहीं करनी है, ये हेड्स नहीं थे। सिर्फ जो ऑफिसर रैंक पे थे या मिनिस्टर्स रैंक पे थे उनके पास मनसाब था। और अकबर के टाइम पीरियड में 29 मनसबदार्स ऐसे थे जिनकी रैंक थी 5,000 जात। अब इन मनसबदार के काम क्या क्या थे? हर मनसबदार को कुछ घुड़सवार मेंटेन करने होते थे ताकि अगर राजा को जरूरत पड़े तो उसकी हेल्प कर सके। हर मनसबदार को सैलरी की जगह एक लैंड दिया जाता था, एक जमीन दी जाती थी, उस जमीन को कहा गया जागीर। और उस जागीर से वो मनसबदार टैक्स कलेक्ट करता था, और उस टैक्स से वो खुद भी रखता था और अपने सोल्जर्स की सैलरी को भी पे करता था। लेकिन मनसबदार को जो जागीर मिलती थी वो उस जागीर में रहता भी नहीं था, उसके अंदर रूल भी नहीं करता था, उसके अंदर कोई डिसीजंस नहीं लेता था, वो सिर्फ वहां से टैक्स कलेक्ट करता था। और ये जागीर को इतना केयरफुली बनाया गया था, इनका साइज इतना केयरफुली ध्यान से बनाया गया था कि जो रेवेन्यू या जो टैक्स एक मनसबदार कलेक्ट कर रहा है वो उसकी सैलरी के इक्वल हो,
ना उसकी सैलरी से ज्यादा हो ना उसकी सैलरी से कम हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड तक मनसाबदार इंक्रीज हो गए थे 79, यानी कि अब औरंगजेब के पास बहुत सारे मनसाबदार थे, उन सबको जागीर देनी थी, लेकिन इतनी जागीर थी नहीं। सो हर मनसाबदार को बहुत वेट करना पड़ता था अपनी जागीर पाने के लिए, और क्योंकि इतने जागीर थे तो उनका साइज भी छोटा हो गया। सो जो एक्चुअल टैक्स एक जागीर से कलेक्ट किया जाने लगा वो उस सम से छोटा हो गया जो अकबर के मिनिस्टर्स फिक्स करते थे, यानी कि सैलरी से कम टैक्स कलेक्शन हो गया। सो जागीरदार और मनसाबदार अपनी कमाई को पूरा करने के लिए वो जितना हो सकता था उतना रेवेन्यू, उतना टैक्स लोगों से वसूलने लग गए, और ये चीटिंग होने लग गया, और औरंगजेब ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए औरंगजेब के टाइम पे जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, उन्होंने बहुत सफर किया। नेक्स्ट टॉपिक है जमींदार एंड जब्त। अब ये जमींदार कौन थे? मुगल्स ने जमींदार टर्म उन बिचौलियों के लिए यूज किया जो मुगल्स और पेजेंट्स के बीच में एक लिंक थे, यानी कि जमींदार किसी गांव का मुखिया भी हो सकता था और वो कोई पावरफुल मुखिया भी हो सकता था किसी पर्टिकुलर एरिया का। अब इन जमींदार्स का फंक्शन क्या था? ये टैक्स कलेक्ट करते थे पेजेंट्स से और उस टैक्स को वो पहुंचा देते थे मुगल्स के टैक्स डिपार्टमेंट तक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक। अब अकबर के नवरत्नों में एक बहुत ही जानकार व्यक्ति थे जो कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम था टोडरमल। टोडरमल ने वहाँ पे जो खेती होती थी, वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, उनका बहुत केयरफुली सर्वे किया 10 सालों तक, और उस सर्वे के थ्रू बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, और इस डेटा के बेसिस पे हर क्रॉप पे लगाए जाने वाला कर या टैक्स फिक्स किया गया। अब इसके लिए अकबर के अंडर जितना भी एरिया आता था या किसी भी मुगल एम्पर के अंदर जितना भी एरिया आता था उसको डिवाइड किया गया रेवेन्यू सर्कल्स में। हर रेवेन्यू सर्कल का अपना ही एक अलग रेट था अलग अलग क्रॉप्स के लिए, यानी कि अगर मान लिया जाए दो एरियाज हैं, एरिया ए और एरिया बी, और दोनों एरियाज में गेहूं उगाई जाती है, तो दोनों एरियाज में गेहूं का जो टैक्स होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन अलग अलग है। और अगर एरिया ए में गेहूं भी उगाया जाता है और चावल भी उगाए जाते हैं तो दोनों क्रॉप्स का टैक्स भी अलग अलग होगा, और इस पूरे सिस्टम को बोला गया जब्त। नेक्स्ट टॉपिक है सूबेदार एंड सूबा। अबुल फजल ने अपनी बुक अकबरनामा में ये बताया कि मुगल एम्पायर को कई प्रोविंसेस या प्रांतों में डिवाइड किया गया और हर प्रांत को या हर एरिया को बोला गया सूबा। हर सूबे का एक गवर्नर होता था जिसको कहा जाता था सूबेदार। सूबेदार के पास पॉलिटिकल फंक्शंस भी थे, मिलिट्री फंक्शंस भी थे, यानी कि सूबेदार उस एरिया को रूल भी करता था और मिलिट्री भी मेंटेन करता था, और साथ ही साथ उसको बहुत सारे दूसरे ऑफिसर्स भी मिलते थे ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। उसको दीवान मिलता था जो कि फाइनेंस ऑफिसर था, बख्शी मिलता था, सद्र मिलता था, फौजदार, कोतवाल। डियर चिल्ड्रन, हिस्ट्री चैप्टर 3 में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, इक्तदार और मुक्ति। इस चैप्टर में हमने टर्म्स पढ़ी हैं मनसाबदार, सूबेदार, जागीरदार। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी टर्म्स हैं क्योंकि इनके मीनिंग्स एक जैसे से हैं। सो आइए इनका डिफरेंस जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो लैंड था उसको कहा गया इक्ता। मुगल एम्पायर में जो लैंड था उसको कहा गया जागीर और सूबा। इक्ता के गवर्नर को बोला गया इक्तदार या मुक्ति, जागीर के गवर्नर को बोला गया मनसाबदार या जागीरदार, और जिसके पास सूबा होता था उसको बोला गया सूबेदार। अब इन तीनों के फंक्शंस क्या क्या थे? इक्तदार, मनसाबदार, सूबेदार, इन तीनों का एक फंक्शन था एक जैसा जो कि था टैक्स कलेक्शन। उनको जो लैंड मिलता था उससे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और दूसरा कॉमन इनका फंक्शन था कि ये तीनों ही मिलिट्री भी मेंटेन करते थे ताकि ये राजा को सपोर्ट कर सके। सो टैक्स कलेक्ट करना, मिलिट्री मेंटेन करना, ये सेम फंक्शन था। इसके अलावा जो इक्तदार एंड सूबेदार हैं उनका एक और फंक्शन था कि उन्हें जो लैंड मिला है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, उस पर रूल करना है, उस लैंड पे डिसीजंस लेने हैं, लोगों की अगर कोई समस्या है तो उसको सॉल्व करना है। लेकिन मनसाबदार का ये फंक्शन नहीं था। इक्तदार जो लैंड उनको मिलता था वो उसी में लैंड में रहते थे और उस पर रूल करते थे। सूबेदार भी उस लैंड पे रहते थे, उसमें रूल करते थे। लेकिन मनसाबदार कभी भी अपनी जागीर में रहते नहीं थे,
वहाँ पे रूल नहीं करते थे, रादर वो किसी दूसरे एरिया में सर्व करते थे, यानी कि वहाँ पे उन लड़ाइयाँ लड़ते थे। उनको जो जागीर मिलती थी वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए थी। अबुल फजल अकबर के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और अकबर के दरबार में भी काम करते थे। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अकबर के बारे में हिस्ट्री लिखी जाए, तो उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था अकबरनामा, और ये 3 वॉल्यूम्स के अंडर बुक थी। जो पहला वॉल्यूम था वो अकबर के वंशज के बारे में उस वॉल्यूम में लिखा गया। जो दूसरा वॉल्यूम था उसमें बताया गया कि अकबर की लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए, और तीसरा वॉल्यूम काफ़ी डिटेल्ड था जिसका नाम था एन ए अकबरी। उसमें अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन, उसके घर के बारे में, उसकी आर्मी के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, पूरे एम्पायर की जोग्राफी, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर, इन सब के बारे में जानकारी थी। और उसमें बहुत सारा डेटा भी था, क्रॉप्स के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, प्राइसेस या तनख्वाह या टैक्स के बारे में भी बहुत सारा डेटा था। डियर चिल्ड्रन, अकबर सिर्फ इसलिए फेमस नहीं था क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वो बहुत बड़े राज्य का बहुत बड़ा एम्परर था। वो इसलिए भी फेमस था क्योंकि उसके जो आइडियाज़ थे, उसके जो विचार थे रिलीजन को लेकर, वो बहुत ही अलग थे। अकबर ने धर्म के ऊपर विचार करना शुरू किया जिस वक्त वो फतेहपुर सीकरी में थे 1570s के आसपास, और उन्होंने धर्म के ऊपर बहुत सारी बातें डिस्कशंस किए उलामा के साथ, ब्राह्मण्स, जेसुइट प्रीस्ट, ज़ोरोआस्ट्रियन, यानी कि उन्होंने हर धर्म के जो पंडित होते हैं उनके साथ बातें शुरू की, और जहाँ पे ये बातें होती थी उस जगह को बोला गया इबादत खाना। इन सब बातचीत के दौरान अकबर को ये रियलाइज हुआ कि ये जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, यानी कि जो धार्मिक पंडित हैं, ये लोग कई बार जब कोई बात कहते हैं तो ये चाहते हैं कि इनके किसी भी कहे हुए वाक्य को कोई क्वेश्चन ना करे, कोई उस पर सवाल ना करे, उन्होंने जो बोल दिया वो बस भगवान का शब्द हो गया। ऐसे लोग अकबर की नज़र में बाय गॉड्स थे, यानी कि ये लोग दूसरे धर्मों के प्रति इंटॉलरेंट थे, यानी कि दूसरे धर्मों को बिल्कुल भी वो सहन नहीं कर सकते थे। और ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स की जो बातें हैं, जो विचार हैं, जो उनके व्यूज़ हैं, वो समाज में सिर्फ विभाजन कर सकते हैं, यानी कि सोसाइटी में सिर्फ डिविजन ला सकते हैं। तो अकबर ने एक नया आइडिया लाया और वो आइडिया था सुलह ई कुल या यूनिवर्सल पीस। इस आइडिया को कोई भी फॉलो कर सकता था। ये आइडिया कहता था कि हर, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, आपके अंदर यानी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, आपको सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, आपको चीट नहीं करना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए अपनी लाइफ में। और अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, उन्होंने अकबर को हेल्प किया कि वो अपनी गवर्नेंस, अपनी गवर्नमेंट को कैसे चला सकते हैं, इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए। प्यारे बच्चों, अकबर के सबसे बड़े बेटे जहांगीर ने अपनी लाइफ में बहुत सारी शादियां की, और उनकी जो लास्ट और सबसे फेवरेट वाइफ थी उसका नाम था मेहरुन्निसा। वो उनको इतनी पसंद थी कि उन्होंने उसको एक खिताब भी दिया नूरजहां का, और जहांगीर ने नूरजहां के नाम पे सिल्वर कॉइन्स भी बनवाए। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है एक रॉयल फरमान या कि एक रॉयल ऑर्डर की जो नूरजहां ने दिया है, और हर रॉयल ऑर्डर पे एक रॉयल सील भी होती थी। तो उन रॉयल सील के ऊपर भी नूरजहां के लिए शायरी लिखी गई। जैसे कि इमेज में ये गोल जो सील दिख रही है, इस पे लिखा है, शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।